हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में थॉर्नडाइक के सीखने के संबंध में प्रयत्न व भूल सिद्धांत के बारे में जानेंगे। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। इसकी व्याख्या मैंने अपने पिछले वीडियो में की है। अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थॉर्नडाइक के सीखने के विभिन्न सिद्धांतों में प्रयत्न व भूल का सिद्धांत एक बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है। उनका कहना था कि प्राणी नई परिस्थिति में किसी भी कार्य को प्रयत्न एवं भूल की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। प्राणी आरंभ में समस्या का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की त्रुटिपूर्ण अनुक्रियाएं करता है। कई बार समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते करते क्रमिक ढंग से धीरे धीरे सफलता मिलती है। सफलता मिलने पर प्राणी उस अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करता है, जिससे प्रत्येक प्रयास में त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब प्राणी बिना किसी त्रुटि के कम समय में ठीक ढंग से सही कार्य करने लगता है। इसलिए इसे थॉर्नडाइक के सीखने का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राणी कई प्रयासों के अभ्यास के बाद एवं कई त्रुटियों के बाद कम ही प्रयास में एवं कम ही त्रुटि में समस्या का समाधान प्राप्त कर लेता है। अपनी इस व्याख्या से थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ प्रमुख विशेषता बताई है। नंबर 1, सीखने की प्रक्रिया प्रत्येक प्राणी में, चाहे वह मनुष्य हो चाहे वह पशु हो, समान ढंग से अर्थात प्रयत्न एवं भूल की प्रक्रिया के द्वारा होती है। नंबर 2, प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक होती है, अर्थात प्राणी छोटे छोटे क्रमबद्ध कदमों के द्वारा धीरे धीरे समस्या का समाधान करता है। नंबर 3, प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखने की प्रक्रिया में सूझ या अचानकता का कोई भी व्यवहार नहीं होता है। नंबर 4, प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष होती है, उसमें किसी भी प्रकार के चिंतन या विवेचन का कोई महत्व नहीं होता है। थॉर्नडाइक ने इन तथ्यों की पुष्टि बिल्ली, कुत्ता, मछली, बंदर तथा अंत में मानव बालक एवं वयस्क पर प्रयोग करके की है। कहा जाता है कि थॉर्नडाइक वनमानुष पर भी प्रयोग करना चाहते थे, परंतु अधिक कीमती होने के कारण वे इसे खरीद न पाए। इन सभी प्रयोगों में थॉर्नडाइक का बिल्ली पर किया गया प्रयोग सबसे ही ज़्यादा प्रचलित है। थॉर्नडाइक ने एक दिन पजल बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। इस बॉक्स के अंदर एक सिटकनी लगी थी, जिसको दबाकर गिरा देने से दरवाजा खुल जाता था। दरवाजे के बाहर भोजन रख दिया गया था। भूखी बिल्ली भोजन प्राप्त करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए उछलना कूदना, नोचना खसोटना आदि अनियमित व्यवहार की अनेक कोशिशें करना प्रारंभ कर दी। इसी उछल कूद में बिल्ली का पंजा अचानक सिटकनी पर पड़ गया, जिसके दबने से दरवाजा खुल गया और बिल्ली पजल बॉक्स से बाहर आकर भोजन कर ली। थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली पर यह प्रयोग कई बार दोहराया और यह देखा कि बिल्ली ने धीरे धीरे सिटकनी दबाने की स्थिति तक पहुंचने में कम गलतियां की और अंत में एक स्थिति ऐसी आई कि वह बिल्ली बिना कोई गलती किए प्रथम प्रयास में ही सिटकनी दबाकर पजल बॉक्स से बाहर आ गई, अर्थात बिल्ली ने पजल बॉक्स खोलना सीख लिया। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किए गए प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष बताए हैं। नंबर 1, सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए बिल्ली के पजल बॉक्स के प्रयोग में भोजन प्राप्त करना था। नंबर 2, उद्देश्य के पीछे कोई प्रेरक या अभिप्रेरक अवश्य होता है। उदाहरण के लिए बिल्ली के पजल बॉक्स के प्रयोग में भूख एक प्रेरक था। नंबर 3, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई उद्दीपक का होना अत्यंत आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए बिल्ली के पजल बॉक्स के प्रयोग में भोजन एक उद्दीपक था। नंबर 4, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए बिल्ली के पजल बॉक्स के प्रयोग में बिल्ली का पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयत्न करना। नंबर 5, जो अनुक्रियाएं उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती है
उन्हें सीखने वाला अपनाता चलता है और जो क्रियाएं निरर्थक होती हैं उन्हें छोड़ता चलता है। उदाहरण के लिए बिल्ली के पजल बॉक्स के प्रयोग में, जैसा कि बिल्ली ने किया था। नंबर 6, उद्देश्य की प्राप्ति पर सीखने वाले के तंत्रिका तंत्र में उद्दीपक और उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक अनुक्रिया में एक शक्तिशाली संबंध स्थापित हो जाता है। भविष्य में जब भी सीखने वालों के सामने वही उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति वही अनुक्रिया करता है। थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखने की प्रमुख परिस्थितियों को एक रेखाचित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहले सीखने के लिए लक्ष्य का होना आवश्यक होता है, तभी सीखने में तत्परता आती है। एक व्यक्ति समस्या का समाधान तभी कर सकता है जब वह मानसिक स्थिति से ठीक होगा। उद्देश्य प्राप्ति में बाधा उपस्थित होने पर ही व्यक्ति प्रयत्न करता है, जिसमें गलतियां भी होती हैं। बाधाएं आने पर व्यक्ति बार बार प्रयास करता है और गलतियां कम होने लगती हैं। अनेक बार प्रयास करने पर अचानक या संयोगवश सफलता मिल जाती है। जिस क्रिया से सफलता मिलती है तब लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति उसी सही क्रिया का चुनाव कर लेता है। सही क्रिया को बार बार दोहराने से व्यक्ति में स्थायित्व आ जाता है, गलतियां नहीं होती हैं और उसी क्रिया के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिल जाती है। थॉर्नडाइक के सीखने के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह सिद्धांत संबंधवाद का समर्थक है, अर्थात सीखने की प्रक्रिया में पूर्व अनुभवों एवं नए अनुभवों दोनों में ही संबंध स्थापित हो जाता है। नंबर 2, इस सिद्धांत के अनुसार सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना ही सीखना है। नंबर 3, सीखने के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक है और उद्देश्य के पीछे किसी प्रेरक अथवा अभिप्रेरक का होना अत्यंत आवश्यक है और साथ ही उद्देश्य प्राप्ति में सहायक उद्दीपक का भी होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 4, यह सिद्धांत उद्देश्य प्राप्ति के लिए सीखने वाले के प्रयत्न को आवश्यक मानता है। नंबर 5, इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ प्रमुख नियम प्रतिपादित किए हैं, जिनके पालन से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया दोनों ही प्रभावशाली बन सकती है। थॉर्नडाइक के सीखने के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत की शिक्षा की दृष्टि से कुछ प्रमुख कमियां हैं। नंबर 1, यह सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है। यह मनुष्यों की सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। नंबर 2, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक आवश्यक होता है, जबकि मनुष्य बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करते हैं और सीखते हैं। नंबर 3, यह सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचने की बात करता है, जबकि मनुष्य सूझ द्वारा सीधे भी सही अनुक्रिया करते हैं। नंबर 4, यह सिद्धांत मनुष्य को एक जैविक मशीन और सीखने को एक यांत्रिक प्रक्रिया मानता है, जबकि मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि, चिंतन, तर्क और विवेक का बहुत बड़ा हाथ होता है। नंबर 5, यह सिद्धांत प्रयत्न तथा भूल द्वारा सीखने पर बल देता है। इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। थॉर्नडाइक के सीखने के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता इतनी ज्यादा है कि स्वयं थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शैक्षिक मनोविज्ञान, जो 1913 में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, में कक्षा के अध्यापन एवं शिक्षण में कैसे प्रयोग किया जा सकता है के बारे में बताया है। नंबर 1, थॉर्नडाइक का मानना था कि अध्यापकों को सर्वप्रथम कक्षा में सिखाई जाने वाली सामग्री के उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। यह तभी आवश्यक है जब अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को कुछ भी सिखाने से पहले अभिप्रेरित किया जाए। नंबर 2, थॉर्नडाइक का मानना था कि अध्यापकों को विद्यार्थियों द्वारा सही अनुक्रिया करने पर विद्यार्थियों की प्रशंसा करनी चाहिए और असफल होने पर विद्यार्थियों को बार बार प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 3, थॉर्नडाइक का मानना था कि विद्यार्थियों में स्वयं के प्रयत्न से सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए, क्योंकि स्वयं के प्रयत्न से सीखा हुआ ज्ञान व कौशल अधिक स्थायी होता है। नंबर 4, थॉर्नडाइक का मानना था कि अध्यापक को कक्षा में भाषण देने की अपेक्षा प्रत्येक छात्र पर अलग से विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अध्यापक को धनात्मक नियंत्रण जैसे पुरस्कार, प्रशंसा इत्यादि का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थी ज़्यादा सीखते हैं। नंबर 5,
अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में जो भी ज्ञान व कौशल प्रदान किए जाए वह वास्तविक जिंदगी से संबंधित होना चाहिए। नंबर 6, थॉर्नडाइक का मानना था कि अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि उन्हें कक्षा में क्या पढ़ाना है, विद्यार्थी को क्या अनुक्रिया करनी है एवं अध्यापक में विद्यार्थी की कब एवं किस अनुक्रिया को पुरस्कृत करना है।